बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने विधानसभा सत्र में क्षेत्र में बनाए गए डॉग हट को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं विधायक ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछे हैं कि लोगों की डिमांड पर एक हट बनाया गया था, लेकिन आज यह खंडहर बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार डॉग हट की देखरेख करने में नाकाम रही है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सदन में कहा कि डॉग हट बनने के बावजूद भी कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं और लोगों के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि काफी समय से सुनने में आ रहा है कि अनाज मंडी को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से पूछा है कि इसका कारण बताएं कि अनाज मंडी शिफ्ट क्यों नहीं हो पाई है। वहीं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को भी सदन में उठाया और प्रदेश सरकार से उसके जवाब मांगे कि बड़सर में विकास क्यों रुका हुआ है। ब्लॉक बनाया है आपने अभी जो कच्ची घट्टी के अंदर, आप मोटर बैरियर पे आ जाइए। मोटर बैरियर पे जो आपका सुलभ शौचालय बना हुआ है उसकी आप कभी कंडीशन देखिए जाकर, वहां जा नहीं सकता कोई। और मोटर बैरियर में बड़े लंबे समय से पुरानी आपकी शॉप्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है एक बहुत पुराना। और उस वक्त जब मैं पार्षद था, हमने उस समय भी नगर निगम में प्रस्ताव पास किया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को दोबारा से बनाया जाए, थोड़ा पीछे हटकर। एक तो जगह भी खुली होगी वहां पे और वो नए तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। उसके ऊपर कोई आज तक सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। ये स्मार्ट सिटी का आप किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं? आपके जो प्लानर हैं वो क्या, आपके पास तो पूरा विंग है, सारे ऑफिसर आपने वहां बिठा रखे हैं, फिर वो क्या प्लानिंग करते हैं कि हमने कैसे शहर को बसाना है, कैसे जो हमारे नए मर्ज एरिया हैं इनको कैसे डेवलप करना है, उसके लिए कोई नीति नहीं है। और आपके जो ठेकेदार हैं, जो पुराने जो रास्ते बने हुए हैं उनको टेंडर ले लेते हैं, 6-6 महीने 4 साल 3-3 साल तक काम ही नहीं करते हैं। पुरानी रेलिंग से लगी हुई उनको नहीं बदला जा रहा है। स्ट्रीट लाइटों की हालत खराब है, वो जल नहीं रही है। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे संकट मोचन से नीचे का जो एरिया है, वहां से लोगों की कई मरतबा डिमांड रही है कि यहां से एक टैक्सी चलाई जाए। वो टैक्सी भी आज तक नहीं चली, कभी चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। और ना ही टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जो आपने जहां बनाया है अभी, जहां पार्किंग बनी है अभी, उस पार्किंग के साथ जो आपका पूरा जो वहां पर कितना रश होता है, जाम लगता है। और जो पार्किंग के साथ आपने जो कॉम्प्लेक्स बनाया है उसके साथ बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई है। उस जगह के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? उसको खुलना है आपने कि उसको क्या करना है? वो तो वैसी की वैसी है। और उसमें जो है बिच्छू बुट्टे की झाड़ियां, कांटों की झाड़ियां, वो टूरिस्ट आके सबसे पहले उनको ही देखते हैं। और जो उसका जो छत है लेंटर का पानी से भरा होता है। तो किस प्रकार की जो आप ड्राइंग्स बनाते हैं, जो उसमें ना आप पानी की निकासी का कोई देखते हैं, ना आप ये देखते हैं कि जो सड़क बनी हुई है इसको कैसे खुला करना है। जब आपको कोर्ट से ऑर्डर आते हैं तब आप कार्रवाई करते हैं। और बालूगंज की आप बात करें, बालूगंज बाजार में केवल 20 या 30-50 दुकानें होंगी। आज उनका बिजनेस खतरे में है। कभी सरकार ने उनके बारे में सोचा है? वहां पर कोई पार्किंग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए की चीज खरीदने के लिए गाड़ी साइड में लगा के खड़ा भी कर देता है, उसको 1000 रुपए का चालान हो जाता है उसका। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सोचने की हैं, और इसके लिए कौन सोचेगा? जो नीति निर्धारक लोग बैठे हैं, जो सारी काम तो पार्षद नहीं करेगा। अगर पार्षद ने कोई डिमांड करी है तो अधिकारियों का ये फर्ज नहीं बनता कि मौके पर जाके उसका सर्वे करें, उसको देखें कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं। कोई उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कोई वहां पर ऐसा बालूगंज एरिया में कम्युनिटी हॉल नहीं है। बहुत पुराना बाजार है कम्युनिटी बालूगंज, 2 वार्ड उसमें लगते हैं, समरील वार्ड और एक बालूगंज वार्ड। अभी बड़े लंबे समय के बाद अभी जो बालूगंज चौक का जो निर्माण किया जा रहा है, वो एक अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन बड़े लंबे समय के बाद हुई है। और आपने देखा होगा कि जब यहां से सारी वीआईपी, जितनी भी वीआईपी मूव होती है वहीं से होती है, ट्रैफिक वहीं से जाती है। सुबह भी जब मैं आया हमीरपुर से तो टूटू तक जाम लगा हुआ था। इतना ट्रैफिक है, उसको ट्रैफिक को बाइफरिकेट कैसे करना है, उसके लिए आपको कोई ट्रैफिक की प्लान बनानी चाहिए। खासकर जब विधानसभा लगी हो या कोई वीआईपी मूवमेंट हो, तब तो आपके पास कोई प्लानिंग होनी चाहिए।
कि हमने कैसे ट्रैफिक की मैनेजमेंट करनी है, कैसे बाइफ्रिकेट करना है, कैसे हमने और कोई लिंक रोड निकाल के ट्रैफिक को बाईपास करना है। वो अभी तक कोई आपकी स्मार्ट सिटी के तहत मैं नहीं समझता कि आपने कोई उसके बारे में सोचा होगा। आपने और सबसे बड़ी समस्या तो ये आवारा पशु इनकी कुत्तों की और बंदरों की है। जो बालूगंज से चक्कर का जो रूट है उसके ऊपर जो है ना तो कोई टॉयलेट है, एक लास्ट में जाके है चक्कर में जाके टॉयलेट, जो मिडल में पहले एक बना हुआ था, लोगों की मांग पर आपने उसको तोड़ा और लास्ट में उसको ले गए। लेकिन उसके बीच के रास्ते में ना तो रेन शेल्टर है, ना ही वहां कोई पब्लिक टॉयलेट है। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी के अंदर जब पैसा आया, ये प्लानिंग की चीजें होती हैं कि लोग 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर बालूगंज से चक्कर की और पैदल जा रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे स्कूल में जब छुट्टी होती है, जब जाते हैं उनके ऊपर बंदर झपटते हैं, या बारिश होती है तो उनको खड़े होने के लिए कोई जगह चाहिए, वो जगह है ही नहीं, जबकि वहां पर्याप्त मात्रा में जगह है, वहां रेन शेल्टर बन सकता है। तो इसके ऊपर आप गौर कीजिए। और साथ में एक ओक ओवर के पास जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो रेजिडेंस है, वहां पर 4-5 बिल्डिंगों को खतरा हो गया है। उसके बारे में सरकार ने आज तक क्या किया? उसके लिए आपने कौन सी पॉलिसी बनाई? और बड़ी सी विचित्र सी बात है कि ये एनजीटी के लोग, जिन्होंने शिमला से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने यहां रहना नहीं है, जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, जो लोग यहाँ पे नौकरी पेशा करते हैं, उन्होंने भारी भरकम लोन लेके अपने भवन बना दिए। आज उनको वो खंडर बन चुके हैं। वो भी तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे देश की प्रॉपर्टी है। उसके बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोचा जाता है? क्यों नहीं उनका पक्ष मजबूती के साथ रखा जाता है? हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट जहां से वो आदेश पारित करते हैं, उनकी बिल्डिंग तो 14 और 16 मंजिल बन जाए, और एक आम व्यक्ति अगर 5-6 मंजिल भवन बना लेता है तो वो ना बने। ये कहां का कानून है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कहां का लोकतंत्र है? ये सोचने की जरूरत है। जहां से हम कानून बनाते हैं, जहां हम फैसले लेते हैं, क्या जनता को दबाने के लिए ले जा रहे हैं? अगर वो 5-5, 6-6 मंजिल भवन बने हैं जिनको अवैध करार दिया जा रहा है, तो हमारे प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो अधिकारी थे, जिनके जिम्मेवारी थे, वो कहां सोए हुए थे? क्यों उन्होंने मौके के ऊपर कार्रवाई नहीं करी? उस बात क्यों उन्होंने काम होने दिया? आज न्यू शिमला के हाल देखिए आप, वहां पैदल चलना मुश्किल है, सड़कें इतनी संकरी है, हर जगह इंक्रोचमेंट की हुई है। और न्यू शिमला में आप देखिए किनके मकान है, आम आदमी के मकान बहुत कम होंगे, उसमें सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े नेताओं के घर है। सबसे ज्यादा अफरी तफरी मचा के रखी है। जो ग्रीन पार्क छोड़ा हुआ था, वो भी उसमें लैंड यूज चेंज करा के वहां मकान बन गए। फिर आम पब्लिक को तो आप बहुत डराते हैं। पीने का पानी नहीं है, डोर टू डोर गार्बेज के आपके बुरे हाल है। डोर टू डोर गार्बेज के लोग जो हैं, वो कूड़ा उठाने के लिए 15-15 दिन तक नहीं आते हैं। आएंगे कहां से? सबसे बड़ी जो समस्या है, उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जो कूड़ा उठाता है हमारे घरों का या लोगों के घरों का, उसके लिए कहीं किराए के मकान नहीं मिलता है। तो आपके नगर निगम ने क्या उसमें प्लानिंग किया स्मार्ट सिटी के तहत की, जो वहां पे जो लोग हमारा गंद उठाएंगे, कूड़ा कचरा उठाएंगे, उनको ठहरने की व्यवस्था कहां करनी है? आप पॉलिसी तो बना देते हैं कि डोर टू डोर गार्बेज पॉलिसी बना दी, फलाने आदमी को ठेका दे दिया, अब आपकी जिम्मेवारी है, आप घरों से 50-50, 100-100 रुपए लो और कूड़ा इकट्ठा करो। वो लोग बेचारे आते हैं कहीं से, कोई बिहार से आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहे हैं, उनको यहाँ ठहरने को जगह नहीं मिलती है। क्यों नहीं आप उनके लेबर हट बनाते उनके लिए, ताकि उनको भी तो जीने का अधिकार है, उनको भी अच्छे घर में ठहरने का अधिकार है। तब तो हमारे घरों से कूड़ा उठाएंगे, अगर उनको प्रोटेक्शन होगी, उनको लाइफ में अपने आगे बढ़ने के लिए उनको साधन मुहैया होंगे। ये हवा में जो तीर आप चलाए जा रहे हैं, इससे कोई लोगों का भला होने वाला नहीं है। और शहरों में जिस प्रकार से पेयजल की समस्या रह रही है, आज इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें यहां पर बनी है। पानी के बिल देखिए आप, आपके पास स्टाफ है नहीं है, पानी के बिल जो किसी को 2 लाख पहुंच जा रहा है, किसी को 2.5 लाख पहुंच जा रहा है, किसी को 50,000 पहुंच जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप जिस ऑफिस को चलाना है, उसको संगठित कीजिए, उसमें आप पूरा स्टाफ भरिए, ताकि आप लोगों को सुविधाएं अच्छी दे सकें।
और हर वार्ड में जो आपने ऑफिस खोले हुए हैं वहां पर ऑफिस में स्टाफ नहीं होता है। लोगों की समस्याएं कहां से दूर होनी। ठीक कहा यहां पर कि नगर निगम का भवन ही नहीं है। जो नगर निगम का भवन था वो भी न्यायालय में उसका केस चल पड़ा। और जो अभी बना है आपका, मैं गया था एक दिन कमिश्नर साहब के ऑफिस में और मेयर साहब के ऑफिस में, तो अभी तक उसमें कारपेट तक भी नहीं बिछाए हैं आपने, और उसमें पानी टप टप कर रहा है। उसके लिए उसकी कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई। अब आप बोलेंगे तो आपके समय में बना, वो भले ही हमारे समय में बना, ये वर्तमान समय में जिम्मेवारी तो आपकी है मंत्री महोदय, सरकार की जिम्मेवारी है। जब वो भवन बन रहा था जिसको राज साहब ने उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने स्वीकृति प्रदान करी थी, 8-10 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन किया था, वो लगभग जब भी शिमला में होते थे हमेशा उस बिल्डिंग का भवन का चेकिंग करने जाते थे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सीख लेना चाहिए उन नेताओं से कि वो उसका भ्रमण करते थे, देखते थे कहां क्या और आर्किटेक्चरल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज वो छत टप रहा है और उसकी जो रिपोर्टिंग रूम की साइड को आप देखिए उसमें घास जमना शुरू हो गया। कौन देखेगा इन चीजों को। हम हेरिटेज हेरिटेज बोलते रहते हैं, हेरिटेज के लिए पैसा भी खर्च करते हैं, बाद में जो उसमें अनियमितताएं होती है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मंत्री महोदय आपका बहुत गहरा लगाव रहा है शिमला शहर से, हम तो आपको शिमला का ही मानते हैं और 3 बार आप यहाँ से विधायक भी बन गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप 4 बार यहाँ से विधायक बन गए, 1 बार सांसद भी बन गए हैं, तो कृपया करके आप इसका कुछ सुधार करेंगे तो मैं समझता हूं कि अभी देखिए टूरिस्टों को कितनी प्रॉब्लम होती है। टूरिस्टों के लिए आपके पास सिर्फ एक पॉइंट है बैरियर के पास, वहां पर भी उनको पूरा तरीके से बैठने की सुविधा नहीं है। और बाकी आपके पास कहीं पे टूरिस्ट काउंटर नहीं है जहां पे टूरिस्ट ने कहां जाना है। आज भी वो दलालों के चक्कर में फंसकर भारी पैसा वहां से उनसे वसूला जाता है। जो सो कॉल्ड जो दलाल बने हुए हैं जो टूरिस्टों को जबरदस्ती है, हमारी भी वहां जमीनें हैं, घर हैं, पुश्तैनी घर है। काफी विरोध भी किया लोगों ने, लेकिन सरकार की मंशा थी और माननीय उच्च न्यायालय की भी मंशा थी कि वहां पर डॉग हट बनना चाहिए। बनाया गया, लेकिन आज वो खंडर बना हुआ है। इतना पैसा लगाने के बावजूद क्या कारण है कि वो डॉग हट जो है आज वो बंद हो गया है। और शहर में आज भी कुत्ते जो हैं वो जगह जगह झुंड में घूम रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसके बारे में सरकार जो है वो कुछ कहती नहीं है, ना ही कुछ कर रही है। इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो समस्या है नगर निगम के अंदर वो है स्टाफ की कमी। आपके पास फंक्शनल स्टाफ ही नहीं है, आपके पास टैक्स के कर्मचारी नहीं है, इंस्पेक्टर्स नहीं है। पुराने लोगों के सहारे आपने काम चला के रखा हुआ, या आउटसोर्स के माध्यम से आपने कुछ लोग रखे हैं, उनके सहारे आपने काम चला के रखा है। आपको यही पता नहीं है नगर निगम को कि हमारी रेवेन्यू कितना है और हमारी जो स्टेट है वो कितनी है। कई बार इसके ऊपर नगर निगम के हाउस में चर्चा हुई। अभी कई पार्षद जो पूर्व में पार्षद रहे, अशोक सूद जी हुआ करते थे, वो काफी इस मुद्दे के ऊपर लड़ते थे। आज तक हमारी आईडीपी प्लान नहीं बनी, डेवलपमेंट प्लान नहीं बनी। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं जब आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, प्लान ही नहीं है कि आपने शहर को बसाना कैसे है और शहर का विस्तारीकरण अगर करना है तो किन मुद्दों के आधार पर करना है। आप विस्तारीकरण को लेकर आप नए वार्ड बना रहे हैं, आप किस प्रकार से वहां पे आपने प्लानिंग करी है, कौन से क्षेत्र में आपने कौन सी चीजें बाहर ले जानी है शहर से। बड़े लंबे से हम सुनते आ रहे हैं, बड़े लंबे समय से, कि अनाज मंडी को शिफ्ट किया जाएगा। आज तक अनाज मंडी शिफ्ट नहीं हो पाई, क्या कारण है? आपने जो जिस समय यहां पर ये जो पाइपलाइन का काम शुरू हुआ था, 18 इंच की पाइप जब ये शिमला शहर के अंदर बिछाई गई थी, उस समय नरेंद्र मराठा जी बागवानी मंत्री थे और रूपदास कश्यप जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उस समय वो नगर निगम की बैठक में भी आए थे, वहां पर हमारी काफी चर्चा हुई थी उनके साथ कि ये जो 18 इंच की लाइन पानी की बिछाई जा रही है शिमला शहर के अंदर, ये शिमला शहर के लिए ठीक नहीं है। इसका बिछाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। उस समय अधिकारियों ने और सरकार ने ये कहा
कि ये तो नई तकनीक की लाइन बिछाई हो रही है और बड़े लंबे समय तक जो है ये काम करेगी। और जब वो शुरू हुई लाइन, टेस्टिंग उसकी अभी शुरू होनी थी और अल्फा रेस्टोरेंट के पास कैंडल पॉइंट में वो ब्रस्ट हो गई और उसके साथ ही ब्रस्ट हुई आकाशवाणी के पास। ये तो शुक्र है कि वो पानी उसमें ज्यादा नहीं था, नहीं तो एक भाग शिमला का आपका लोअर बाजार का क्षेत्र जो सारा बह जाता और यहां पर आकाशवाणी के साथ काफी नुकसान भी हुआ था नीचे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम पैसा तो हम वर्ल्ड बैंक से भी ले आते हैं, केंद्र सरकार से भी पैसा आ जाता है। पहले जेएनआरयूएम से आया, फिर स्मार्ट सिटी से पैसा आया। उस पैसा जो चंद ठेकेदारों को जो है केवल मात्र डंगे लगाने के लिए पैसा देना है, तो उससे कोई शिमला का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। और साथ में ऐसी जगह डंगे लगाए जा रहे हैं, ऐसी जगह सड़कें बनाई जा रही हैं जो नगर निगम की परिधि से बाहर हैं। आप इसकी इंक्वायरी कराएं। कच्ची घाटी के क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण मैंने ही करवाया था अपने कार्यकाल में सड़क का निर्माण, लेकिन उस सड़क का जो है प्रारूप बदल के नगर निगम के साथ पंचायत एरिया में लगा दी सड़क का पैसा। और जहां जरूरत थी, जहां एक भारी भरकम नाला ऊपर से आता है, होटल क्या है वो डी पार्क होटल के पास से लेके और नीचे घोड़ा चौकी, लोअर घोड़ा चौकी जो नाला जाता है, उसकी चैनलाइजेशन के लोग पता नहीं कितनी बार बोल चुके, लेकिन आज तक वो चैनलाइजेशन नहीं हो रही है। वहां साथ में जो नीचे जो उस नाले से जो पानी आता है, उस पानी का रिसाव कुछ घरों में जाता है। कमिश्नर महोदय को उन लोगों ने कई बार लिख दिया, कई बार शायद आपसे भी मिले होंगे वो लोग, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। और कच्ची घाटी क्षेत्र में सारा जो एरिया नीचे डेवलप हुआ है और सड़क के ऊपर जो है जाम लगा रहता है। लोगों को अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए जगह नहीं है। कोई पार्किंग प्लेस अभी तक नगर निगम ने वहां पर चिन्हित नहीं किया। तो आप कैसे शिमला का जो स्मार्ट शिमला उसको बनाएंगे? हमारा जो तारा देवी जो एरिया है वो गेटवे ऑफ एमसी है। तारा देवी से शुरू हो जाता है वहां पे नगर निगम का एरिया, लेकिन तारा देवी में ही आपका कोई टॉयलेट ब्लॉक नहीं है। उसके रास्ते में एक टॉयलेट ब्लॉक बनाया है आपने अभी, जो कच्ची घट्टी के अंदर। आप मोटर बैरियर पे आ जाइए, मोटर बैरियर पे जो आपका सुलभ शौचालय बना हुआ है उसकी आप कभी कंडीशन देखिए जाकर, वहां जा नहीं